बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक है 2.4 जिसका नाम है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो एटम का मास होता है जिसको हम किसी भी एटम के साथ कंपेयर करके निकालते हैं। सबसे पहले 1961 के अंदर साइंटिस्ट ने कार्बन का एटॉमिक मास निकाला, जिसका एटॉमिक मास हमें पता है कि कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो हमारे पास 12 होता है। और जब हम किसी भी एलिमेंट का मास कार्बन के साथ कंपेयर करके निकालते हैं तो उस एटॉमिक मास को हम रिलेटिव एटॉमिक मास का नाम देते हैं। देखिए, अब रिलेटिव एटॉमिक मास में हमारे पास जो है, अगर हम कार्बन के 12 हिस्से करें तो उसमें से जो एक हिस्सा होगा उसको हम AMU कहेंगे, एक AMU कहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे हम कोई भी चीज जो है दर्जन में लेते हैं, एक दर्जन जो है वो 12 से कंप्लीट होती है। तो इसमें ये होगा कि अगर आपके पास आपने एक दर्जन जो है माल्टे ले लिए तो उसमें आपके पास जो एक माल्टा होगा वो एक एटॉमिक मास यूनिट कहलाएगा। इसी तरीके से जब हम किसी भी एटम का मास कार्बन के साथ कंपेयर करके निकालते हैं, उसका मवाजना कार्बन के एटॉमिक मास के साथ करते हैं, तो ऐसे एटॉमिक मास को हम रिलेटिव एटॉमिक मास का नाम देते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि कोई एक एटम जो है वो बहुत छोटा होता है, बड़ा स्मॉल होता है, और हम उसका मास जो है वो इतनी आसानी से कैलकुलेट नहीं कर सकते। और एटम तो इतनी छोटी चीज होती है कि हम उसको अपनी आंख से देख भी नहीं सकते। तो एक कार्बन का एटॉमिक मास जो है जब निकाला गया तो फिर दूसरे एटम्स के एटॉमिक मास को उसके साथ जब कंपेयर किया गया और उसके बाद जब निकाला गया तो ऐसे मास को रिलेटिव एटॉमिक मास का नाम दिया जाता है। तो अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। वो कहता है दी रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का वो मास होता है, इज डिफाइंड एज द मास ऑफ एन एटम। ये एटम का वो मास है ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट का, रिलेटिव टू द लाइट आइसोटोप ऑफ कार्बन टेकन एज 12। जिसे कार्बन 12 के साथ मवाजना करके जब हम निकालेंगे तो उस एटॉमिक मास को हम रिलेटिव एटॉमिक मास का नाम देंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास हाइड्रोजन का आइसोटोप है। हाइड्रोजन का जो आइसोटोप होता है फर्स्ट वाला 1,1, और दूसरा जो हमारे पास होता है वो होता है 2,1, और तीसरा जो हमारे पास होता है वो होता है 3,1। जब हम हाइड्रोजन का एटॉमिक मास निकालने लगेंगे तो हम उसको जब कार्बन के साथ कंपेयर करेंगे तो हम यहाँ पे, वैसे तो ये एक स्पेक्ट्रोमीट्री के जरिए से निकाला जाता है, तो लेकिन हम यहाँ पे जो है ना, हम इसको एक तरीका ले लेते हैं उसको निकालने का। देखिए, हमारे पास एक वेट बैलेंस है जिसमें हम एक साइड पे जो है वो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास रख देते हैं, ठीक है, और दूसरी साइड पे जो है कार्बन के 12 हिस्सों में से कार्बन के हम 12 हिस्से कर लेते हैं, 12 पार्ट्स कर लेते हैं। उसमें से हम एक पार्ट जो है यहाँ से उठा के इधर रख देते हैं और इसको वेट बैलेंस के ऊपर चेक करते हैं। तो जब हम, अगर यहाँ पे हमें मजीद जरूरत होगी तो हम यहाँ से कार्बन के यूनिट्स यहाँ पे पुट करते रहेंगे। लेकिन हाइड्रोजन जो है हमारे पास एक बहुत लाइटेस्ट जो है वो एटम होता है, इस वजह से उसका मास जो है वो कार्बन के एक एटॉमिक मास यूनिट के ही तकरीबन बराबर होता है। तो जब हम कार्बन के साथ कंपेयर करके हाइड्रोजन का मास निकाल रहे होंगे या किसी भी दूसरे एलिमेंट का मास कार्बन के साथ कंपेयर करके निकाल रहे होंगे तो ऐसे मास को हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहेंगे। देखिए, हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें बता रहा है कि हाइड्रोजन का जब हमने कार्बन के साथ कंपैरिजन करके मास निकाला तो वो निकला 1.007, और जब हमने सल्फर का निकाला तो वो 32 निकला। ज्यादातर एटम्स के जो मास होते हैं वो फ्रिक्शंस के अंदर होते हैं, जैसे हाइड्रोजन जो है 1.007, और सल्फर का जो रियल मास होता है उसमें हमारे पास होता है 31.972। ज्यादातर हमारे पास एटम्स के जो मासेस होते हैं बच्चों वो फ्रिक्शन के अंदर ही होते हैं। जब भी हम किसी एटम का मास कार्बन के साथ कंपैरिजन करके निकालेंगे तो हम उसको रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव का मतलब होता है कि उसके साथ रिलेट करके निकालना, उसके साथ ताल्लुक करके निकालना। तो हम चलते हैं इसके दूसरे हिस्से की तरफ कि हम किसी भी एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं उनके एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाल सकते हैं। देखें, जब हमारे पास कोई भी एलिमेंट होता है, जब उसके बहुत सारे आइसोटोप्स होंगे तो उसमें से हमें उसका एवरेज निकालना पड़ता है। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, हमने पढ़ा है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। अब हमने इन तीनों का एवरेज एटॉमिक मास निकाला है 1.007। तो किसी भी एलिमेंट का जब हम एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे तो वो किस तरीके से निकाला जाता है, तो हमारी बुक में जो इसने एग्जांपल दी हुई है वो क्रेप्टॉन एलिमेंट की दी हुई है। हमारे पास बच्चों जो क्रेप्टॉन का एलिमेंट होता है उसके 3 आइसोटॉप्स होते हैं हमारे पास। उसमें हमारे पास जो है Kr, पहला जो आइसोटॉप है वो Kr80 होता है। दूसरे वाला जो होता है हमारे पास वो Kr जो है 82, और तीसरे वाला जो होता है वो Kr83 हमारे पास होता है। इसमें हमारे पास जो है ना इस एलिमेंट के आइसोटॉप्स की जो अबंडेंस है वो अलग-अलग होती है। जैसे हमारे पास Kr80 की जो रिलेटिव अबंडेंस है, यानी कि जो इसकी मिकदार पाई जाती है वो 2.0 होती है, और जो Kr82 की होती है
ये 12% होती है, तकरीबन 12.0, और जो हमारे पास Kr13 की होती है इसकी भी हमारे पास जो है ना वो 12.0 होती है। अब ये निकाला किस तरह से जाता है कि हमने इसके एटॉमिक मास को इसकी रिलेटिव अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे हम 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, फिर इसमें प्लस कर देंगे, फिर हम 82 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, फिर जो आंसर आएगा उसको प्लस कर देंगे, फिर हम 83 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ। इन तीनों का जो आंसर आएगा उसको जो है ना हम 100 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। जब हम 100 पे डिवाइड करेंगे तो फिर हमारे पास क्रेप्टोन का रिलेटिव एटॉमिक मास निकल आएगा कि क्रेप्टोन का जो है वो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। तो इसी तरीके से उसने एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, वो कहता है जी m1 मल्टीप्लाई p1 प्लस m2 मल्टीप्लाई p2 प्लस m3 मल्टीप्लाई p3, या अगर इससे ज्यादा हो जाते हैं हमारे पास तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिए जाते हैं। जैसे हमारे पास m1 क्या है, क्रेप्टोन का 80 वाला एटॉमिक मास, p1 क्या है, इसकी रिलेटिव अबंडेंस 2, 80 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, इसका जो आंसर होगा प्लस 82 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, इसका जो आंसर होगा, और 83 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, इसका जो आंसर होगा। इस सारे आंसर को जो है ना हम 100 के ऊपर डिवाइड करेंगे, फिर हमारे पास क्या निकलेगा, क्रेप्टोन का एवरेज एटॉमिक मास निकलेगा। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स थे, इसका एवरेज एटॉमिक मास हमारे पास निकला 1.007। इसी तरीके से क्रेप्टोन जो है उसके भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, और इसका जो है ना हम इस तरह हम हर एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक था। इस तरह हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हुआ। इसकी एक्सरसाइज जो है वो आपको पहले करवा दी गई है। तो अब हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो बनेगी वो चैप्टर नंबर 3 की बनेगी। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें। मिलते हैं न्यू चैप्टर और न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।